हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में और क्षरण के बारे में, जो कि हमारे पार्ट 3 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का भाग है और यह पार्ट हमारे साइंस 1 का भाग है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है या फिर जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाती है और उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, या फिर आयनों पर धनावेश बढ़ता है, ऐसी अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या हो रही है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ संयोग अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, तो ये भी क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिकारक में से हाइड्रोजन अलग हो जा रही है, तो ये भी अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण होगी। वैसे ही नीचे देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अभिकारक में से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग अगला उदाहरण। यहाँ पर देखिए, Fe2+ था, उससे बन गया Fe3+। ठीक है, फेरस से क्या बन गया? फेरिक बन गया। अगर ऐसी भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पर धनावेश बढ़ता है, तो भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, या आयनों पर धनावेश बढ़ता है, तब भी हम लोग ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकारक के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकारक क्या होता है? तो जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराता है, ऐसे अभिकारक को क्या कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट। तो देखिए, यहाँ पर नियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया घटित होने के लिए विभिन्न रासायनिक ऑक्सीकारकों का उपयोग होता है, जैसे कि K2Cr2O7 H2SO4 KMnO4 H2SO4। ये हमेशा उपयोग में आने वाले रासायनिक ऑक्सीकारक है। अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सौम्य ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ओजोन, ये भी एक ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिकारक से निर्माण हुआ नवजात ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर किसका उपयोग होता है? नवजात ऑक्सीजन, जिसको ब्रैकेट में O ऐसा दर्शाया जाता है। तो अगर हो पाएगा तो मैं यहाँ पर दर्शा दूंगा ये कैसा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी होती है। इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खोकर नए उत्पाद बनाता है। यहाँ पर क्या कहा है? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन खोएगा। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ अपचयन कराता है उसको क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जैसे वहाँ पर ऑक्सीकारक था, यहाँ पर क्या होगा? अपचायक होगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए पहले इस उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है इसको पहले देखते हैं, फिर रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर H2, यह अपचायक क्या कराएगा? ऑक्सीजन को लेकर अपचयन अभिक्रिया कराएगा। ठीक है, अगर किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन खोया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ? अपचायक हुआ। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा और क्या कराएगा? अपचयन अभिक्रिया कराएगा। इसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि H2 अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हुई। ठीक है, ये ऑक्सीकरण भी हुई और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही है? एक साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। अगर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग रीड करेंगे। ऑक्सीकारक के कारण अपचायक का ऑक्सीकरण और अपचायक के कारण ऑक्सीकारक का अपचयन होता है।
इस विशेषता के कारण अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसे दो पदों की जगह रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसे एक पद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है रिडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं, जब ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। यहाँ पर जब लिखा है, इसको आप लोगों को क्या बना लेना है, जब बना लेना है। ठीक है, तो ये हो गई रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, क्षरण। क्या है, क्षरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो इसको हम लोग समझेंगे ये क्या है। तो वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिससे धातुएं कमजोर हो जाती हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, लोहे पर जंग लगती है। इसको हम लोग समझेंगे, लोहे पर जंग लगता है एवं उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो लाल भूरे रंग की परत जमा हो रही है वो क्या है, ये लोहे का क्षरण है। क्या है, क्षरण। क्षरण यह एक अत्यधिक गंभीर समस्या है। ठीक है, हमारे सामने यह अत्यधिक गंभीर समस्या है। क्षरण के कारण क्या हो जाती है, धातुएं कमजोर हो जाती है, इसलिए ये हमारे सामने क्या है, अत्यधिक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए कुछ सोपान आप लोगों को दिए गए हैं, जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को धातु विज्ञान में दिया हुआ है। ठीक है, क्षरण से कैसे बचना है, लोहे को क्षरण से कैसे बचाना है, ये सारी चीजें हम लोगों को दी हुई है धातु विज्ञान में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है ये हमारा आज का, तो ये है बदबू। ठीक है, बदबू क्या होती है। जब हम लोग पुराने बचे तेल का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, जब हमारा जो बर्तन होता है जिसमें हम लोग रखते हैं खाद्य तेल, ठीक है, भोजन पदार्थ बनाने वाला जो तेल होता है वो रखते हैं, जब हम लोग लास्ट में बचे हुए पुराने तेल का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उसमें से बदबू निकलती है। ठीक है, एक तो वो बदबू कर रहा होता है, और जिसके कारण क्या होता है, जो उस तेल से खाना पकाया जाता है उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब तेल या घी को दीर्घ समय तक वैसा ही रहने दे या तले हुए पदार्थ को अधिक समय तक बाहर खुले हवा में रख दे, तब हवा के कारण तेल व घी का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तेल व घी का ऑक्सीकरण होता है और वो बदबूदार बन जाती है। कैसी बन जाती है, बदबूदार बन जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बदबू या फिर रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने हवा में किसी चीज को खुला रख दिया जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है और वहां पर बदबू का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी या फिर बदबू कहते हैं। ठीक है, तो इससे बच कैसे सकते हैं, तो जिस खाद्य पदार्थ में तेल और घी का उपयोग करते हैं उसमें ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। इससे क्या हो सकता है, हम लोग इस रेंसिडिटी से बच सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बदबूदार होने से रोकते हैं। ठीक है, खाने को बदबूदार होने से रोकते हैं, वहाँ पर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसको होने से रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसको हवाबंद डिब्बे में रख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ पर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो मंद गति से हो और हमारा खाना लंबे समय तक बचा रहे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से बदबू या फिर रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्कूल ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एकदम फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।